हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको अभी तक IUPAC नॉमेनक्लेचर, GOC, आइसोमेरिज्म कंप्लीट करवा दिया है और अभी हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं। एक बार हम लोग स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ा, फिर GOC, फिर आइसोमेरिज्म और अभी हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग एल्कीन पढ़ने वाले हैं, फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो बच्चों जल्दी से नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, एल्कीन। देखो, एल्कीन में हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सबसे पहले एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड्स होंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। डिहाइड्रेशन में ही कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आ जाएगा। उसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कॉल्बे मेथड। ये सारे मेथड एल्कीन को प्रिपेयर करने वाले मेथड्स हैं। उसके बाद में लिंडार कैटलिस्ट, रोजेनमुंड्स एंड बर्च रिडक्शन, जो कि एल्कीन का वापस से प्रिपरेशन मेथड है। फिर डिहैलोजिनेशन एंड विटिग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये सारी रिएक्शंस अपन लोग पढ़ने वाले हैं। पहले एल्कीन्स का बेसिक देख लेते हैं कि एल्कीन्स होती क्या हैं। तो बच्चों एल्कीन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं एक बार। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। एल्कीन्स आर समटाइम्स कॉल्ड ओलिफिन्स, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ओलिफिएंट गैस मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग गैस। इसका मतलब क्या है कि जो एल्कीन्स हैं उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको एल्कीन बोल रहे हैं। और क्या होता है कितनी ही बार कि जो ओलिफिन्स होती हैं वो ओलिफिएंट गैस से ये टर्म डिराइव हुई है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? ऑयल फॉर्मिंग गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एल्कीन्स हैं उनका जो जनरल नेम है वो क्या है बच्चों? ओलिफिन्स हैं। जिस तरीके से एल्केन्स का जनरल नेम पैराफिन्स था। पैराफिन्स का मतलब क्या था? लिटिल रिएक्टिव। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया बच्चों। एल्कीन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और वो डिहाइड्रेशन हम लोग किस में करवा रहे हैं? अल्कोहल्स में करवा रहे हैं। तो बच्चों ये कोई अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि अल्कोहल का मतलब क्या है? कि जहां पर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा, हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये वाला कोई कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हमने क्या बोल दिया? अल्फा बोल दिया। और इसके पास वाले कार्बन को क्या बोल दिया बच्चों? बीटा कार्बन बोल दिया। ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वो तो होता है अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम 95% H2SO4 से करा रहे हैं। बच्चों 95% का क्या मतलब है? कि 95 तो H2SO4 है और 5% क्या है? वाटर है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कितने टेम्परेचर पर करवा रहे हैं? 440 केल्विन पर करवा रहे हैं। तो यहां से क्या होगा कि ये H और OH एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या देख रहे हो कि एक तो अल्फा कार्बन से जा रहा है और एक और बीटा कार्बन से जा रहा है, तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं।
कि फॉर डिहाइड्रेशन फॉलोइंग कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड, यानी कि ये जो हमने H और OH का एलिमिनेशन करवाया था, H2O मॉलिक्यूल को जो हमने एलिमिनेट किया था, उसके लिए हम लोग कौन कौन से कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 का, H3PO4 का, KHSO4 का, इनमें से किसी का भी यूज H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि ये वाला जो रिएक्शन था वो कैसा रिएक्शन था? एंडोथर्मिक रिएक्शन था, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बच्चों ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों है? इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारे पास ये कोई दो सिग्मा बॉन्ड थे, ये भी कोई सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कोई सिग्मा बॉन्ड है। यहां से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर दो सिग्मा बॉन्ड के एक्सपेंस पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड के एक्सपेंस पर, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहा है। किधर से किधर की तरफ मूव कर रहा है? स्टेबल सिस्टम से अनस्टेबल सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। इस वजह से ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रोसीड नहीं होता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मैकेनिज्म क्या है इसका। ये कोई अल्कोहल था, हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? H+ होता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको दे देगा? इस H+ को दे देगा। और अगर वो ये लोन पेयर H+ को देगा तो इस तरीके से वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कोई इथेनॉल था, लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को दे रहा है और हमारे पास ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्रोटोनेटेड इथेनॉल में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर जाएगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके माइग्रेट करेगा तो वापस से ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर आ जाएगा, पर इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव और H2O का फॉर्मेशन होगा। यही रिएक्शन का ये वाला जो स्टेप है वही कौन सा स्टेप होता है बच्चों? स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी पर पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, ये इथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, यही RDS है। ठीक है, ये हमारे पास कोई इथाइल कार्बोकेटायन है। अब इससे वापस से H2SO4 ऐड हो रहा है, यानी कि अब क्या करेगा? HSO4- किसको लेकर भाग जाएगा? H+ को। ये चीज ध्यान रखने की है बच्चों कि ये जो HSO4- है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो किसको खींच रहा है अपनी तरफ? H+ को खींच रहा है। और यहां पर अगर ये H+ को खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर माइग्रेट होगा और H+ निकल जाएगा, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? H2SO4 का। और साथ ही साथ हमारे पास क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक है, अभी तो बच्चों हम लोगों ने एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ी थी। अब ये रिएक्शन कितने डिफरेंट वे से हो सकती है, हम लोग उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इवन मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो अल्कोहल है ना, वो 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 1 डिग्री भी हो सकता है। तो हम इनको कंपेयर करने के लिए कि कौन से अल्कोहल में जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगी और कौन से
एल्कोहल में रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, इसके लिए हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं बच्चों? E1 मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा एक बार कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है E1 मैकेनिज्म का। रिएक्शन इन्वॉल्व्स E1। E1 का क्या मतलब है बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब बच्चों ये होता है कि इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा, एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व होगी। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला है बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर बोला है। ठीक है, ये कोई अल्कोहल है, ये बॉन्ड यहां पे जाके माइग्रेट कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अपने पास इथाइल कार्बोकेटायन बना, H2O बन गया। ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। पर आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो इसका स्लो स्टेप था, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है, एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है ना। इस वजह से इसके लिए रेट हम लोग क्या लिख सकते हैं? KROH2 पॉजिटिव, यानी कि इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले स्पीशीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे बच्चों ये कोई हमारे पास इथाइल अल्कोहल ले लिया, वहां पर हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो आप लोग यहां पर क्या देखोगे कि अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कोई 3 डिग्री अल्कोहल है ना बच्चों, मैं लिख सकती हूं यहां पर कि ये तो कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, जबकि ये वाला अल्कोहल क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है, जब वो 30% H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। पर ये वाला जो रिएक्शन है वो 363 केल्विन पर ही प्रोसीड हो जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए कंसंट्रेटेड नहीं, थोड़ा सा डाइल्यूट 30% H2SO4 भी चलेगा। जबकि आप 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या चीज देख रहे हो कि इसके लिए हमें ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 की 95% H2SO4 की जरूरत है, और इसके लिए हमें टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये वाला रिएक्शन इस रिएक्शन के कंपैरिजन में फिजिबल है। तो इसी वजह से इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कर जाता है, जबकि इसके लिए हमें कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक रूल पढ़ने वाले हैं, सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल क्या बोलता है बच्चों कि तुम एलिमिनेशन से जो एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हो, तुम एलिमिनेशन से जिस एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि सैडजेफ क्या बोलता है कि यार तुम्हें क्या जुगाड़ करना है कि जैसे ना तैसे भागते भागते क्या करना है? मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, जबकि अगर कहीं पर लेस स्टेबल एल्कीन बनती है तो हम लोग उस एल्कीन को सैडजेफ एल्कीन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सैडजेफ क्या बोलता है बेटा? मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। और मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? जहां की नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे। जो एल्कीन कॉन्जुगेशन में जा रही होगी वो एल्कीन क्या होगी बच्चों? ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक बार हम लोग इसका रूल रीड कर लेते हैं। वो क्या है कि द प्रोडक्ट विद द मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड विद प्रीडोमिनेट will predominate. This rule is called the Sadjev or Jadsev rule. More alkylated product is called the Sadjev product. यानी कि वही बात है कि जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगा वो ज्यादा बनेगा, वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से ही देखना है। ये कोई एग्जाम्पल है बच्चों। अब यहाँ ये तो अल्फा OH है, यानी कि इस OH को तो जाना ही है। अब ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है और ये वाला H भी जा सकता है। तो जब हम लोग फर्स्ट वाले से करते हैं तो हमारे पास ये एल्कीन बनती है, सेकंड वाले से करते हैं तो ये एल्कीन बनती है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 3, 3, 6 और 9, यहाँ पर 9 अल्फा H है, और जबकि यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा H है।
तो जहां पर अल्फा H ज्यादा होंगे, जहां पर एल्काइलेशन ज्यादा होगा, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। यानी कि ये वाली एल्कीन क्या है बच्चों, ज्यादा स्टेबल है। यानी कि इस एल्कीन को अपन क्या बोल सकते हैं, सेडजेफ एल्कीन या फिर जेटसेव एल्कीन बोल सकते हैं। जबकि ये वाली एल्कीन सेडजेफ एल्कीन नहीं है, क्योंकि ये लेस एल्काइलेटेड है, लेस स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। मोर स्टेबल एल्कीन एंड दिस इज लेस स्टेबल एल्कीन, इसको अपन सेडजेफ कहेंगे। और बेटा यहां पर देखो, यहां इस वाले कार्बन पर क्योंकि कोई हाइड्रोजन आटम नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर कोई अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, यहां पर 0 अल्फा H प्रेजेंट है। ठीक है, हमने ये कोई अल्कोहल लिया, इसका 95% H2SO4 से 440 केल्विन पे रिएक्शन करवाया, तो बच्चों अपने पास ये कोई एल्कीन फॉर्म हुई। अब तुम इसके रेस्पेक्ट में देखो, 2 + 2 4 अल्फा H है, जबकि अगर अपन यहां से बनाते हैं तो 3 2 5 4 2 7 अल्फा H है। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, ये सेडजेफ है ना। अब बच्चों वापस से हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, ये कोई OH है, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो ये इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बना दिए। अब आप क्या देख रहे हो कि 3 6 और 9 अल्फा H है, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा H है। यानी कि ये तो माइनर होगा और ये वाला मेजर होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आकर इवन मैकेनिज्म खत्म होता है। इवन मैकेनिज्म से आपको क्या सीखने को मिला है कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 2 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी और 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, उतना ही स्टेबल सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग इसी का सब टॉपिक देख रहे हैं, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। बच्चों देखो क्या होता है ना कि जो इंसान स्टेबल होता है, जो इंसान स्टेबल होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता। यानी कि जिसके पास खूब सारे पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो क्यों काम करेगा, नहीं काम करेगा ना। अब बेचारा कोई गरीब है जिसको मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, तो वो तो काम करेगा बेचारा, क्योंकि उसको तो रिक्वायरमेंट है। तो वैसा ही कार्बोकेटायन के साथ भी होता है। क्या होता है बच्चों कि हमेशा जो कार्बोकेटायन है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से किसका फॉर्मेशन करना चाहता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना चाहता है। और वो कब तक करना चाहता है, जब तक कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल ना हो जाए, तब तक वो क्या करना चाहता है, रीअरेंजमेंट करना चाहता है। जैसे कि बच्चों आप देखो, अगर अपन को ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहां पर मैंने एनर्जी को लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां पर जो कार्बोकेटायन की एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी। यानी कि कार्बोकेटायन रीअरेंज होके ज्यादा स्टेबल में चेंज होगा, वापस से रीअरेंजमेंट होगा, वापस से ज्यादा स्टेबल में चेंज होगा, वापस से रीअरेंजमेंट होगा, वापस से ज्यादा स्टेबल में चेंज होगा, वापस से रीअरेंज होगा, वापस से ज्यादा स्टेबल में चेंज होगा। यानी कि कार्बोकेटायन कब तक रीअरेंजमेंट करता है, तब तक जब तक वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज ना हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा यार, एरोमेटिक केटायन है ना, क्योंकि एरोमेटिक केटायन अगर होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और एरोमेटिक के बाद में कौन आएंगे, सीपीएम आ जाएगा। सीपीएम भी तो एक कार्बोकेटायन था। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों की कार्बोकेटायन जैसे ना तैसे खुद से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज होना चाहता है। यानी कि कार्बोकेटायन की टेंडेंसी क्या है कि वो लेस स्टेबल से किस में चेंज हो जाए, मोर स्टेबल में चेंज हो जाए। पर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई कार्बोकेटायन मोर स्टेबल फॉर्म से लेस स्टेबल फॉर्म में जाए।
ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या पॉसिबल है कि कार्बोकेटायन कहां से कहां जाएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ, क्योंकि जिंदगी की दौड़ ही क्या है कि हर कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। यही तो जिंदगी की दौड़ है। तो वही काम कौन करेगा बच्चों, कार्बोकेटायन करेगा। ठीक है, देखते हैं इसको क्या है। ये कोई अपना जो कार्बोकेटायन है वो कैसा है बच्चों, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री। यहां पर कोई अल्फा एच नहीं है। अब ये रीअरेंज होगा अगर ये क्या हो कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाए और एक मिथाइल ग्रुप इस वाले कार्बन से आके जुड़ जाए, तो ये कितने डिग्री में चेंज हो गया, 3 डिग्री में चेंज हो गया। प्लस इसके पास अल्फा एच कितने हो गए, 3 + 3 + 2, यानी कि 8 अल्फा एच इसके पास हो गए। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, इसके लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। वो 2-3 चीजें क्या है कि पहली बात तो कार्बोकेटायन हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे रिलोकेट होगा, यानी कि वो 1 से 2 माइग्रेट करेगा। कभी भी वो कूद के 1 से 3 नहीं जा सकता, हमेशा वो एडजेसेंट माइग्रेशन करेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा पॉसिबल है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 1 से डायरेक्ट कहां पर चला जाए, 4 पर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर कोई ये कार्बोकेटायन है, माना कि ये 1 पर है और ये 2 पर है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है। ये बार बार एक वर्ड आता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है कि वो स्टेट जहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी कि बॉन्ड कंप्लीटली टूटा भी नहीं है और बॉन्ड कंप्लीटली बना भी नहीं है। वो स्टेट जहां पर कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। तो यहां पर देखिए आप, ये वाली जो स्टेट है, यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि ये कार्बन का जेड के साथ ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है, जबकि ये 1 वाले का इस जेड के साथ बॉन्ड बन रहा है। यानी कि ये वाली जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। साथ ही साथ आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर यहां से बॉन्ड टूट रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनना चालू हो गया तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा। अब अगर अपन इन बॉन्ड्स को देखें तो ये कैसे बॉन्ड्स है बच्चों की 1, 2, 3 सेंटर हैं, 3 सेंटर हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ले दे के 2 इलेक्ट्रॉन से, कार्बन और जेड के बॉन्ड के ही तो इलेक्ट्रॉन से, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ये वाले जो बॉन्ड है इनको अपन क्या कह सकते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपन इनको बोल सकते हैं। तो अपने पास रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा बच्चों की, कार्बन का जेड के साथ यहां से तो बॉन्ड टूट गया है और इस वाले से बॉन्ड बन गया है इस तरीके से, और इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब एक नोट देख लेते हैं बच्चों। नोट क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 1-2 शिफ्ट। मैंने पहले ही बताया था कि 1 से 2 पर जाएगा, कभी भी 1 से 3 पर नहीं जा सकता। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, 1-2 शिफ्ट का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होते वक्त क्या होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि माइग्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। पहले ही बता दिया था कि माइग्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि हमेशा कार्बोकेटायन
लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहता है, कभी भी वो मोर स्टेबल सिस्टम से लेस स्टेबल सिस्टम की तरफ माइग्रेट नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला यहां पे, दैट ग्रुप माइग्रेट्स विच लीड्स टू इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि वो ग्रुप माइग्रेट होता है जिससे कि ओवरऑल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये कोई अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, यहां पर ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये वाला जो कार्बन था वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये जैसे ना तैसे जुगाड़ लगा के किस में चेंज होना चाहेगा, 3 डिग्री में चेंज होना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये कूदेगा। किस तरीके से कूदेगा, अब 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों, कैसे कैसे, कि एक बार तो ये यहां पे जाके इथाइल को भगा देता, एक बार ये यहां पे जाके मिथाइल को भगा देता। पर इसका एडवांटेज किसमें है, इसका एडवांटेज इसमें है कि ये किसको भगाए, ये इथाइल को भगाए, क्योंकि जब ये इथाइल को भगा रहा है तो इसके पास 6 अल्फा एच हो जा रहे हैं इस तरीके से, जबकि अगर ये इथाइल इसको भगा रहा था मिथाइल को, तो इसके पास कितने अल्फा एच हो रहे थे बच्चों, 2 1, और ये इस तरीके से, यानी कि यहां पर इसको 5 अल्फा एच मिल रहे हैं, यहां पर 6 अल्फा एच मिल रहे हैं, तो ये किसको भगाएगा, जहां से कि इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट किस तरीके से होना है जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, यही गुरु मंत्र है बेटा इसका, है ना, इसके अलावा कोई गुरु मंत्र नहीं है। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करवाते वक्त हमेशा यही ध्यान में रखना है कि जैसे ना तैसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। हमारे पास ये कोई है, ऐसा मत सोचो कि ये स्वास्तिक है ना, उल्टा स्वास्तिक है ना, ये एक्चुअल में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके साथ 2 सिचुएशंस हैं, देखिए आप, कि सबसे पहले तो ये वाला तो 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, है ना, ये 1 डिग्री रीअरेंज होकर किस में चेंज हो गया, 2 डिग्री में चेंज हो गया। अब 2 डिग्री वापस से किस में जाना चाहेगा, 3 डिग्री में जाना चाहेगा। तो जब ये 3 डिग्री में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, कि जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये वाला ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप, ये नीचे की तरफ माइग्रेट करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ये 3 डिग्री ऊपर गया तो पूरा ये इथाइल ग्रुप माइग्रेट किया है, ये इथाइल ग्रुप माइग्रेट किया है ना, और हमारे पास इस वाले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने क्या देखा कि 1 डिग्री से पहले किस में गया, 2 डिग्री में, 2 डिग्री से किस में गया, 3 डिग्री में, यानी कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कहां पर जाकर स्टॉप होगा, जहां की वो मोर स्टेबल बन जाए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यार 3 डिग्री से ज्यादा तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो फिर इसके आगे ये रीअरेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये कोई हमें बेंजीन रिंग दे दिया है ना, ये वाला कार्बोकेटायन कैसा है बच्चों, 1 डिग्री है। अब इसके मन में लालच आ रहा है, ये सोच रहा है कि यार मैं कैसे रीअरेंज होऊं, तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री से किस में जाना चाहेगा, 3 डिग्री में। और इसके साथ बेनिफिशियरी बात क्या है कि जैसे ही ये यहां से यहां पर जाएगा तो आप लोग क्या देखोगे कि ये 1 डिग्री से किस में चेंज हो जाएगा, 3 डिग्री में, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री हाइपर कॉन्जुगेशन तो मिलेगा ही सही, साथ ही साथ इसको यहाँ पर रेजोनेंस, इस वाली रिंग का इनका क्या मिलने वाला है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से तो भाग भाग कर क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट करा के देखा तो हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर क्यू बन गई, फिर हमने टोलाइल शिफ्ट करा के देखा तो हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर आर बन गई। अब हमें ये कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है। तो देखिए आप यहां पर ये कैसा हो गया बच्चों, 3 डिग्री हो गया, साथ ही साथ इसको 2 रिंग का रेजोनेंस भी मिल रहा है। ठीक है, जबकि यहां पर देखिए यहां पर भी 3 डिग्री हो गया ये, है ना, पर यहां पर इसको वापस से 3 डिग्री होने के बाद इसको 2 रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है। पर यहां पर बेनिफिशियरी बात क्या है क्यू में,
कि ये जो पैराटोलाइल है इसके CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, यानी कि ये तो और एडिशनल फीचर हो गया इसका कि ये जो पैराटोलाइल है इसके CH3 का इस एमी ग्रुप का इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल गया। इस वजह से Q की स्टेबिलिटी R की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई, क्योंकि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन एडिशनल हो गया, जबकि P वाला बेचारा वो तो 1 डिग्री था, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन P। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एक बात याद रखना, वो बात क्या है बच्चों कि अगर कभी भी है ना, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि अगर 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या बोल रही हूं बच्चों कि अगर तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसा हो जाए कि 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आपको यहां पर क्या करवाना है, रिंग एक्सपेंशन करवाना है। क्या करवाना है बच्चों, रिंग एक्सपेंशन करवाना है, यानी कि 4 मेंबर्ड रिंग को 5 में चेंज करना है, 5 मेंबर्ड रिंग को 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर 4 या 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप क्या करवाओगे, रिंग एक्सपेंशन। और कभी अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आपको क्या करवाना है बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है। क्या करवाओगे बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे। ठीक है, अब 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं, रिंग एक्सपेंशन करवाने वाले हैं। तो देखिएगा क्या हुआ बच्चों, अब अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो इस कार्बन से ये वाले कार्बन के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। तो ये वाली जो स्टेट है इसको अपन ने क्या कह दिया, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, या तो बॉन्ड टूट रहा होता है या फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेट क्या है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद क्या होगा कि नया वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि रिंग एक्सपेंड होकर 4 मेंबर्ड रिंग से किस में चेंज हो गई बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गई, है ना। एज इट इज 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, वापस से वही कहानी और वही किस्से होंगे। क्या कहानी किस्से होंगे कि ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर आएगा जो कि 6 मेंबर्ड रिंग में एक्सपेंड हो गया होगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि कभी भी जिंदगी में अगर 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पर आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है। अब बच्चों ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है देखना एक बार, कि ये कोई 4 मेंबर्ड रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, जिस वजह से हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर आ जाती है। यानी कि अपन लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये वाला जो बॉन्ड है ना वो यहां पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये CPM
बन जाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बन जाता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है। आप लोग पहले पढ़ चुके हो सिग्मा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस होता है ना इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में चली जाती है। इस वजह से इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। वापस से इवन मैकेनिज्म का ही अपन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पर यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई कार्बोकेटायन बने तो हमें वहां पर क्या करवाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। यानी कि जब भी एक कसम खाओ अभी के अभी, वो कसम क्या खानी है आपको कि जैसे ही कोई कार्बोकेटायन फॉर्म हो सबसे पहले आप उसमें क्या चीज चेक करोगे, रीअरेंजमेंट को चेक करोगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कोई अल्कोहल था, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप में चेंज होगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस से HSO4 माइनस H+ को लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन का। अब ये फर्स्ट भी बन सकती है और सेकंड भी बन सकती है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड है। तो सेट-जेफ प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोई स्ट्रक्चर हमें दे दी, एल्कोहल है, सबसे पहले क्या होगा, OH2 पॉजिटिव में चेंज होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा सबसे पहले, तो है ना, ये 2 डिग्री बन रहा है ना बच्चों, ये वाला 2 डिग्री बन गया। अब 2 डिग्री रीअरेंज होकर किस में चेंज होना चाहेगा, 3 डिग्री में, है ना। तो ये 3 डिग्री से हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला गया, तो हमारे पास एक एल्कीन तो ये वाली बन सकती है और एक ये अंदर वाली। ठीक है, अभी तक बच्चों हम लोगों ने डिहाइड्रेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं अल्कोहल की। ठीक है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों एक बार E2 मैकेनिज्म देख लेते हैं। E2 मैकेनिज्म किस में होगी, एल्काइल हैलाइड में होगी, और इस वाले रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होता है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोल देते हैं। तो बच्चों देखिएगा, HX एलिमिनेट होगा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज इट इज काम हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी करवा रहे थे, वहां पर हमने H और OH लिया था, यहां पर हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को लिया है। ठीक है, ये कोई एल्कीन फॉर्म हो गई, इसको हमने क्या कह दिया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह दिया। देखो बच्चों, वापस से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई अल्फा कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसको अपन क्या बोल देंगे, अल्फा कार्बन। उसके आजू और बाजू वालों को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। वापस से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये वाला एल्कीन भी फॉर्म हो सकता है और ये भी फॉर्म हो सकता है। ये वाला एल्कीन मेजर होगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं, तो हम लोग ये वाले एल्कीन को क्या बोलेंगे, मेजर एल्कीन बोलेंगे। सेट-जेफ एल्कीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेट-जेफ एल्कीन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वापस से यहां पर E2 मैकेनिज्म किस तरीके से होगा वो देखिएगा आप, कि कोई बेस है, वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को लेगा और उस कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट होगा और हैलोजन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्या बताया बच्चों मैंने आपको कि सबसे पहले बेस क्या काम करता है, H+ को लेने का काम करता है, H+ को लेगा,
इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर माइग्रेट करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हैलोजन है वो किसकी तरह बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ये कोई प्रोडक्ट, ये कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहां की बेस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांजिशन स्टेट कह देंगे। और हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। ठीक है, अब हम लोग E2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, जबकि जब हमने E1 मैकेनिज्म देखी थी तो वहां पर 2 स्टेप रिएक्शन हो रहा था। पहले क्या हो रहा था बच्चों, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर वहां से H+ निकलकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। इस तरीके से 2 स्टेप हो रहे थे, जबकि यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है ना। क्योंकि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसमें एक और ये 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एल्काइल हैलाइड और बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट की रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंस कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बन रहा था, इस वजह से वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, पर क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है इस वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड नंबर क्या है बच्चों की, द प्रोटोन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर, यानी कि जो अपना लिविंग ग्रुप है वो तो नीचे की तरफ था और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर की तरफ था, तो वो एक दूसरे के कौन से साइड थे, अपोजिट साइड थे, एंटी साइड थे। और इस रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट भी है कि वो अपोजिट साइड ही होना चाहिए, तो ही रिएक्शन प्रोसीड होता है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख भी रहे हो कि द प्रोटोन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर और एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री टू ईच अदर। देखिए यहां पर ये कोई अपना कार्बन हाइड्रोजन है और ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है। थर्ड नंबर क्या है बच्चों की, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन इज गिवन एज, सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, भागने वाला ग्रुप कौन होता है, I-। क्यों होता है बच्चों I-? क्योंकि I- एनायन इन सभी एनायन से ज्यादा स्टेबल है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो कि उस कंपाउंड में से निकलने के बाद स्टेबल हो जाए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों, I-। ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, Ri इज ग्रेटर देन RbR इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन Rf। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की Rx बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व्ड, क्योंकि हमें पता है कि जो E2 मैकेनिज्म है वहां पर Rx बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। फोर्थ क्या है बच्चों की, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स E2 रिएक्शन इज गिवन एज 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये बात याद रखना बच्चों की, E1 के लिए भी यही ऑर्डर आया था कि 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और E2 रिएक्शन के लिए भी यही ऑर्डर है, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। ये कोई हमने एल्काइल हैलाइड लिया, यहां से हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने ये कोई एल्काइल हैलाइड लिया, ये भी एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, 1 डिग्री है, जबकि ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बनने वाला प्रोडक्ट तो 3 अल्फा H रखता है, जबकि 3 डिग्री से बनने वाला 9 अल्फा H रखता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी 3 डिग्री हैलाइड के लिए ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हॉफमान प्रोडक्ट कब बनता है।
आपने सेडजेफ प्रोडक्ट तो देख लिया। सेडजेफ प्रोडक्ट का क्या मतलब था कि मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जहां की नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हो। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ द हॉफमान प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट किन कंडीशन में फॉर्म होता है। तो बच्चों वो कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास कोई बल्की बेस आ जाता है, कोई बड़ा सा बेस आ जाता है जो कि क्राउडेड 3 डिग्री में से H को नहीं निकाल पाता, तो वहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, हॉफमान प्रोडक्ट बनता है। देखिएगा एक बार, ये कोई एल्काइल हैलाइड है, अगर इसका अपन ने नॉर्मल बेस से रिएक्शन करवाया, C2H5O- से रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास सेडजेफ एल्कीन बनेगी, है ना, प्रीडोमिनेंटली सेडजेफ एल्कीन बनेगी। और ये जो हॉफमान एल्कीन है वो कम अमाउंट में बनेगी, सिर्फ 29% बनेगी। ये सेडजेफ है और ये हॉफमान है। जबकि अगर हम लोग यहां पर बेस, बल्कि बेस ले लेते हैं, यहां पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इस बेस का क्या नाम है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड नाम है। हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, अब ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये यहां से जो H है ना, ये यहां से जो H है, इस वाले H को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। ये वाले H को तो ये आराम से निकाल लेगा, पर इसको नहीं निकाल पाएगा। इस वजह से यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जो सेडजेफ प्रोडक्ट है वो तो कम अमाउंट में, यानी कि 28% बनता है, जबकि जो हॉफमान प्रोडक्ट है वो 72% तक फॉर्म होता है। ठीक है, बल्कि बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस है, इसी तरीके से ये डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन भी बल्कि बेस है, ट्राई इथाइल अमाइन भी बल्कि बेस है, और ये जो है 2,6 डाइमिथाइल पिरिडीन भी बल्कि बेस है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी बेस आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि हमारे पास हॉफमान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट ना बनके क्या बनेगा, हॉफमान प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में इतना ही था बच्चों। ऑल द बेस्ट, मचा दो, और ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।